हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजनरी क्लास। आज हम यूजीसी नेट इन्वायरमेंटल साइंस का हमारा दूसरा पार्ट पढ़ने वाले हैं जो कि हाइड्रोस्फीयर से रिलेटेड है। तो हाइड्रोस्फीयर में आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं दैट इज द कंपोजिशन। जैसा कि मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि हम दो चीज़ें डिस्कस करेंगे, एक है स्ट्रक्चर और दूसरा है कंपोजिशन। तो आज हम कंपोजिशन डिस्कस करने वाले हैं। बिफोर आई वुड लाइक टू स्टार्ट माई लेक्चर, यू शुड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड कॉन्टैक्ट अस फॉर द लेटेस्ट स्टडी मटेरियल and do share our channel. So the first thing we will discussing here is the sea water and its composition. So in sea water and its composition, first we will discuss about the salinity. So what is salinity? The salinity of a sea water is defined as grams of salt dissolved in 1 kg of sea water. ठीक है, तो how many grams of salts, ठीक है, पर 1 kg of sea water, am I right? इसको हम सैलिनिटी बोलते हैं। तो इतना तो आपको पता चल गया। तो ये डेफिनेशन बड़ा ही क्लियर कट है, इसमें कोई चेंजेस है नहीं, आपको आराम से आएगा। नेक्स्ट थिंग अगर हम बात करें तो क्या बोलता है कि सैलिनिटी ऑफ ऑल द ओशंस और सीज कितना होता है 3.5%, मतलब पर 100, और 3.5 ग्राम पर 100। ठीक है, आप किसी भी तरीके से लिख सकोगे इसको। पर 100 मतलब 3.5% लिखो या 3.5 ग्राम पर 100 ग्राम बोलो, ठीक है, सेम चीज है। फिर क्या बात करते हैं कि या तो उसको 35 पर मील, ठीक है, ये वाला जो है पोर्शन इसको पर मील बोलते हैं, सिंबल को पर मील, पर मील है, इस सिंबल का नाम है पर मील, इसको याद कर लो। ठीक है, तो ये पर मील सिंबल है, ये क्या बोलता है पर थाउजेंड, पर थाउजेंड। और 35 ग्राम पर थाउजेंड जो होता है उससे भी आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हो, किसको, सैलिनिटी ऑफ ओशन और सी को। तो इसके ये किससे मेडअप होते हैं, ये डिजॉल्व सॉल्ट से बने हुए होते हैं। अब बात करते हैं एवरेज पीएच की। तो एवरेज पीएच कितना होता है 8.1 प्लस माइनस 0.2, ठीक है, इतना तो होता ही है। तो ये तो भाई न्यूट्रल पीएच है वाटर का, सबको पता है, ये तो बोलने की जरूरत नहीं है। फिर बात करते हैं ऑस्मोसिस मैकेनिज्म। तो ऑस्मोसिस मैकेनिज्म जो होता है वो किस में पाया जाता है, मराइन फिशेस में पाया जाता है। क्यों पाया जाता है, क्योंकि वो सॉल्ट कंटेंट को रेगुलेट करते हैं अपने बॉडी में। सॉल्ट का आना जाना, मूवमेंट होना फ्रेश वाटर से एक फिश के अंदर इज रेगुलेटेड बाय द मैकेनिज्म ऑफ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस आई नो कि आपको पता होगा, क्योंकि आप एमएससी कर रहे हो, इतना तो आपको आइडिया होगा कि आप ऑस्मोसिस जानते हो, सब ने पढ़ा है, ठीक है, इसको डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है। बात करते हैं फिर फिशेस। ठीक है, जो फिशेस जो सॉल्ट वाटर में होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा क्या ड्रिंक करते हैं, फ्रेश वाटर ड्रिंक करते हैं, फ्रेश वाटर को ड्रिंक करते हैं, मोर, ज्यादा पानी पीते हैं फ्रेश वाटर, ठीक है, एज कंपेयर टू एक्सक्रीटिंग द एक्सेस सॉल्ट। ठीक है, ये ज्यादा पानी पीते हैं कंपेयर टू एक्सेस एक्सक्रीटिंग द एक्सेस सॉल्ट, मतलब एक्सेस सॉल्ट को बचाने के लिए ज्यादा से ज्यादा पानी पीते हैं। लेकिन इसका उल्टा है कि फ्रेश वाटर में भी फिश क्या करते हैं, फ्रेश वाटर में भी फिश जो होते हैं ये ठीक उल्टा करते हैं। ठीक है, ये सॉल्ट को कम पानी पी के भी बचा पाते हैं, क्योंकि वहां पे फ्रेश वाटर ज्यादा है तो सॉल्ट कंटेंट उतना मूवमेंट होगा नहीं। ठीक है, इतना आप क्लियर करो। देखो इस प्रोसेस को ऑस्मोसिस से भी समझ सकते हो कि पानी इधर से उधर कैसे जा रहा है, और फिश जो है वो गिल्स के थ्रू से अपना रिलीज करता है। ठीक है, जो अपना पानी होता है ये तो आपको पता ही है, इसको तो बताने की जरूरत नहीं है। फिर बात करते हैं मेन न्यूट्रिएंट। तो मेन न्यूट्रिएंट में अगर बोले तो मेन न्यूट्रिएंट में क्या होता है कि ग्रोथ ऑफ प्लैंकटॉन्स। तो ग्रोथ ऑफ प्लैंकटॉन्स के लिए मेन न्यूट्रिएंट्स चाहिए। अब क्या क्या चाहिए, डाई एटम्स के ग्रोथ के लिए चाहिए। तो डाई एटम्स क्या है, डाई एटम्स एक तरीके के प्लैंकटॉन्स है। ठीक है, डाई एटम्स एक तरीके के प्लैंकटॉन्स है। तो कौन कौन से एलिमेंट चाहिए आइए पढ़ते हैं। तो पहला जो है दैट इज नाइट्रेट। तो नाइट्रेट NO3 माइनस, नाइट्रेट NO2 माइनस विथ एमोनिया, ये है, ये तीन जो है नाइट्रेट नाइट्रोजन जो है ये इस फॉर्म में आता है। दूसरा आता है फॉस्फोरस फॉस्फेट के फॉर्म में। तीसरा आएगा पोटेशियम एज ए के, सल्फर आएगा, मैग्नीशियम आएगा, कैल्शियम आएगा एंड आयरन आएगा। आयरन भी एक एसेंशियल मिनरल है, ये भी आपको पता होना चाहिए। आयरन फर्टिलाइजेशन का एक कॉन्सेप्ट है जो कि मैं आप पे छोड़ता हूँ कि आप इसको पढ़ोगे। ठीक है, आयरन फर्टिलाइजेशन, ठीक है, इसके बारे में आप जरूर पढ़ोगे। दिस इज ए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, यू शुड नो अबाउट इट, आयरन फर्टिलाइजेशन। ओके, इसके बारे में आप जरूर पढ़ो। तो ये मेन न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि जरूरत है किसके लिए, प्लैंक्टन्स के ग्रोथ के लिए बहुत ही जरूरी है। आई होप कि आप यहाँ तक आपको समझ में आया हो।
अब आगे चलते हैं, तो आगे चलने से हम बात करते हैं, सीधा ओशन पे चलते हैं। तो ओशन की जब हम बात कर रहे हैं, तो ओशन में क्या है कि ओशन सी की जो सैलिनिटी है उसको हम किस तरीके से डिस्क्राइब करेंगे। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं सी, ठीक है। एक कॉलम बना लिया हमने, यहाँ पे सी ले लिया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा एंड सातवां। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीज हैं जिनके बारे में आपको आइडिया होना ही चाहिए। बिफोर यू आर गोइंग टू एग्जाम यू शुड नो अबाउट दिस काइंड ऑफ सी प्रेजेंट इन दी वर्ल्ड। ओके, तो डेड सी की अगर हम बात करें, ये जो सी है ये 24 से 33% तक का हमको क्या दिखाता है, सैलिनिटी दिखाता है। तो इतना ज्यादा परसेंटेज ऑफ सैलिनिटी इसका है। तो ये कहाँ पे पाया जाता है, इट इज प्रेजेंट इन दी इजराइल, जॉर्डन और पैलेस्टीन। देखो इनके बॉर्डर को टच करता है, ठीक है। अब ये तो आपका काम है कि आप मैप में जाके देखो कि कहाँ पे ये मौजूद है, डेड सी जो है। मैं आपको बता दे रहा हूँ फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ये कहाँ पे पाया जाता है, बॉर्डर ऑफ इजराइल, जॉर्डन एंड पैलेस्टीन में। अब इसमें क्या होता है कि 9.6 टाइम सॉल्टियर होती है इसकी वाटर दैन दी ओपन सी। ओके, और इसकी डेंसिटी जो होती है वो कितनी होती है, 1.24 kg पर लीटर इसकी डेंसिटी होती है, ठीक है। फिर इसमें क्या होता है कि नो माइक्रोस्कोपिक एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म, तो इसमें कोई माइक्रोस्कोपिक एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट नहीं होता है। तो 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है, 4 पॉइंट्स आपके हो गए। तो ये 4 पॉइंट आपको डेड सी के जरूर याद होने चाहिए बिफोर यू आर गोइंग टू एग्जाम। ओके, फिर अगर हम बात करें कैस्पियन सी की, तो कैस्पियन सी होता है वर्ल्ड का लार्जेस्ट इनलैंड बॉडी है, ठीक है, ऑफ वाटर। कहाँ पे इतने सारे देशों को टच कर रहा है, इसीलिए इसका सिग्निफिकेंस ज्यादा है क्योंकि इतने देशों को टच कर रहा है। अर्मेनिया, उज्बेकिस्तान, अजरबैजान, जॉर्जिया, ईरान, कजाकिस्तान, रशिया, टर्की, तुर्कमेनिस्तान, देखो कितने सारे देश उसको टच कर रहा है। तो कैस्पियन सी है जो उसका कितना सैलिनिटी है, 1.2% है। अगर हम बात करें उसके बाद अटलांटिक ओशन में कौन सा सी मौजूद है, दैट इज बाल्टिक सी। तो सबसे लीस्ट है, 0.5% है इसका, तो सबसे लीट है। तो 0.5% वाला जो है वो किस किस देशों को टच कर रहा है, स्वीडन, डेनमार्क, इस्टोनिया, रसिया, फिनलैंड, जर्मनी, पोलैंड। देखो इतने सारे देशों को ये सब सीज जो है ये टच करते हैं। तो इसीलिए इनके इंपोर्टेंस भी बढ़ जाता है, आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। अगर हम बात करें फिर रेड सी की, रेड सी क्या है, ये एक इनलेट है किसका, इंडियन ओशन का। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंडियन ओशन का इनलेट है जो कि कहाँ पाया जाता है, अफ्रीका और एशिया के बीच में पाया जाता है। ये कंसेप्ट भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, रेड सी के बारे में। देखो मैप स्टडी करना बहुत जरूरी है। इन्वायरमेंटल साइंस पढ़ रहे हो, बिना मैप स्टडी के मत बैठो एग्जाम में, कोई फायदा नहीं होगा आपको। इजी होगा अगर मैप पढ़ के जाओगे अच्छे से, ठीक है। तो ये हमने सिस्टमेटिकली अरेंज कर दिया है, आपको बहुत ही इजी से ये चीज़ समझ में आएगा, इसलिए आपको सिस्टमेटिकली इसको अरेंज करके दिया गया है। हैव ए लुक, इसको जरूर देखो, अच्छे से देखो, तभी आप इसको बना पाओगे, नहीं तो नहीं बना पाओगे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं कि आपको नंबरिंग पूछ सकता है कि कौन सा सी किससे ज्यादा सलाइन है, इसका एक आपको सीक्वेंस दे देगा कि इसको पढ़ के जाओ। दिस इज ऑल्सो कमिंग इन द एग्जाम्स, नो दैट्स व्हाई आई एम बिल्डिंग दिस काइंड ऑफ लेक्चर, ठीक है। ये आ सकता है एग्जाम में, तो इसको अच्छे से याद कर लो एक सीक्वेंस में, ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, ठीक है, इसको याद करो, डिक्रीजिंग ऑर्डर। सो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो यहाँ पे जो आप पढ़ने वाले हो, यहाँ पे आप पढ़ने वाले हो कंसंट्रेशन ऑफ सी वाटर, कंसंट्रेशन ऑफ रिवर वाटर एंड रेजिडेंस टाइम। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे क्लोरीन जो है वो फर्स्ट में मौजूद है, सोडियम जो है सेकंड में है, फिर आपका लास्ट में जो है बाइकार्बोनेट है, ठीक है, सल्फेट है थर्ड में, फोर्थ में आपका मैग्नीशियम है, फिफ्थ में कैल्शियम है और सिक्स्थ में पोटेशियम है एंड सेवेंथ में जाके आपका बाइकार्बोनेट है। तो आप ये जो सीक्वेंस देख रहे हो ये ऐसा क्यों है, कोई पूछेगा आपसे कि ऐसा क्यों है, तो आप उसका कंसेप्ट जाने बिना आप एग्जाम में बैठोगे तो कैसे चलेगा। आप जरूर जानो कि उसके पीछे का कंसेप्ट क्या है, क्योंकि आपका ये है माउंटेन, ठीक है। तो माउंटेन से रिवर फ्लो होते हुए जाके ओपन ओशन में, ठीक है, ये रिवर का स्ट्रेच है, ये रिवर है और ये माउंटेन है, ठीक है। तो ये ओपन ओशन में जाके लेके क्या जा रहा है, डिजोल्व सॉल्ट्स लेके जा रहा है। तो डिजोल्व सॉल्ट्स लेके जा रहा है, तो डिजोल्व सॉल्ट्स में सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन किसका होता है, रॉक सॉल्ट का होता है, ठीक है। तो रॉक सॉल्ट जो होता है क्या होता है, NaCl होता है, ठीक है।
तो इसकी वजह से क्लोरीन और सोडियम जो है हाई है, लेकिन बाइकार्बोनेट लो है, क्योंकि वहां पे जो ओपन ओशन में पहुंच जाएगा वहां पे कंसंट्रेशन जो बाइकार्बोनेट होगा सबसे ज्यादा लो इसलिए होगा कि वहां पे वो प्रिसिपिटेट कर जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म में वो प्रिसिपिटेट कर जाता है, उसको समय मिलता है तो वो प्रिसिपिटेट कर जाता है। इस वजह से वहां पे सी वाटर में आपको बाइकार्बोनेट का कंसंट्रेशन जो है काफी लो मिलेगा और क्लोरीन एंड सोडियम का कंसंट्रेशन काफी हाई मिलेगा। ठीक है, ये कंसेप्ट है। देखो क्लैरिटी से पढ़ो, कभी धीरे धीरे फ्लक्चुएट करते हुए मत पढ़ो। ठीक है, क्लैरिटी से पढ़ो, समझ के पढ़ो, कभी भी आलतू फालतू लॉजिक लगा के मत पढ़ा करो। ठीक है, मैं बता रहा हूं बार बार। ठीक है, दैट्स व्हाई आई एम गिविंग यू द कंसेप्चुअल आइडिया between this kind of sequence. Okay, next thing is that the bicarbonate comes in the river water first, then calcium, then sulfate, then chlorine, then sodium, then magnesium, then potassium, then nitrate। ठीक है, ये है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो बाइकार्बोनेट जो है सबसे ज्यादा है। तो बाइकार्बोनेट सबसे ज्यादा होने का रीजन क्या है? क्योंकि आप माउंटेन पे जब गए हो तो माउंटेन में क्या हो रहा है कि रिवर जब वो क्रॉस होते हुए जा रहा है वो क्या कर रहा है? वेदरिंग कर रहा है। और वेदरिंग के लिए आपको क्या चाहिए? हर वेदरिंग के लिए एक प्रोटोन सोर्स चाहिए। हर वेदरिंग के लिए एक प्रोटोन का सोर्स चाहिए। अब वो प्रोटोन का सोर्स कैसे मिलेगा? जब क्या होगा कि एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड आएगा और वो एक कार्बोनिक एसिड बनाएगा। तब क्या होता है कि तब आपका जो वाटर में डिजोल्व हो के वो कार्बोनिक एसिड वेदरिंग कराता है। किसका? रॉक्स का वेदरिंग कराता है। ठीक है, तो इस वजह से जो प्रोटोन का सोर्स है वो कहाँ? एटमॉस्फेयर से ज्यादा आपका कंसंट्रेशन मिल रहा है। किसको? हमारे वाटर को, CO2 का। तो इस वजह से वहां पे कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन जो हो रहा है वो सबसे ज्यादा हो रहा है। तो आपका कैल्शियम उसके बाद आ रहा है, फर्स्ट में आपका क्या आ रहा है? हमारा बाइकार्बोनेट आ रहा है, जबकि क्लोरीन जो है वो कहीं बीच में दिख रहा है आपको। ठीक है, ये दिख रहा है आपको रिवर वाटर का सीक्वेंस। तो भाई ये सीक्वेंस याद करो, लर्न इट बाई हार्ट। देयर इज मेक सम ट्रिक्स, अपने हिसाब से ट्रिक्स बना लो। ठीक है, कुछ भी बना लो लेकिन याद करो, ये बहुत जरूरी है। देखो एंड पॉइंट और आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट है ये तो आपको याद हो जाएगा, क्योंकि क्लोरीन बाइकार्बोनेट का कंसेप्ट आपको पता चल गया है। अब रिवर की बात करें तो नाइट्रोजन सबसे ज्यादा कम होगा, क्योंकि ये एंथ्रोपोजेनिक सोर्स से आता है। तो रिवर वाटर में सबसे कम नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन इसलिए होता है क्योंकि रिवर वाटर में फ्रेश वाटर बह रहा होता है, मतलब वो फ्लोइंग वाटर है। तो फ्लोइंग वाटर में ज्यादा से ज्यादा आपको नाइट्रेट नहीं मिलेगा, तो इस वजह से NO3 माइनस जो है सबसे लास्ट में मौजूद है। ये कंसेप्ट है। ठीक है, कंसेप्ट याद करो, बार बार समझा रहे हैं, कंसेप्ट के बिना कुछ नहीं है। ठीक है, फिर बात करते हैं रेजिडेंस टाइम की। तो रेजिडेंस टाइम में अगर बात करें तो रेजिडेंस टाइम में क्लोरीन का सबसे ज़्यादा है, फिर सोडियम है, मैग्नीशियम है, सल्फेट है, कैल्शियम है, पोटेशियम है, मैंगनीज है, एल्युमिनियम है, सल्फर है। ठीक है, अब रेजिडेंस टाइम क्या होता है? द टाइम टेकन बाई एलिमेंट टू मूव आउट ऑफ वाटर। ठीक है, वॉश आउट हो जाएगा, तब कितना टाइम लेगा? बहुत टाइम लेगा। कौन? क्लोरीन सबसे ज्यादा टाइम लेगा। ठीक है, फिर सोडियम लेगा। ठीक है, ये आपको क्लैरिटी के साथ याद होना चाहिए, इसमें कोई गड़बड़ी मत करो। ये सब सीक्वेंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपके लिए ये सीरीज बनाया है, आप याद करो इसको। नेक्स्ट थिंग अगर बात करें तो आते हैं इधर, हम मूव ऑन करते हैं तो हम गैसेस की तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम गैसेस की तरफ मूव कर रहे हैं कि गैसेस कौन कौन से हैं जो वाटर में ज्यादा डिजोल्व करते हैं। ठीक है, अगर सी वाटर की सरफेस की बात करें तो नाइट्रोजन जो है 47.5% है, फिर ऑक्सीजन 36 है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड 15.1 है, फिर आर्गन है 1.4। ठीक है, आपको इतना याद करना है कि सरफेस सी वाटर में ये सब मौजूद है। अब इनमें भी दो तरीके की चीजें हैं, गैसेस हैं जिनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहला जो गैस है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो काफी इंटरेस्टिंग वाला गैसेस है, क्योंकि वो क्या करता है? ग्लोबल वार्मिंग में भी हेल्प कर रहा है। क्यों कर रहा है? ओशन एसिडिफिकेशन में भी हेल्प कर रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है, अगर जो डिजोल्विंग कैपेसिटी है दैट इज 200 टाइम्स मोर। अरे बाप रे, इतना ज्यादा! मोर सॉल्युबल देन O2, ऑक्सीजन से इतना ज्यादा है, 200 टाइम ज्यादा है। देखो ना, वाटर में 200 टाइम्स जो मोर सॉल्युबल है ऑक्सीजन से। कौन? CO2। फिर क्या होता है कि CO2 जो है वो रिएक्ट करता है आपका वाटर के साथ, क्या फॉर्म करता है? कार्बोनिक एसिड। पहले ही बता दिया है, एटमॉस्फेरिक डिसोल्यूशन हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है,
कार्बोनिक एसिड फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। इस पे आपको कुछ ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं, रिएक्शन याद करो, ठीक है, फटाफट निकलो यहाँ से। थर्ड पॉइंट जो है आपको क्या बोला जा रहा है, डीप लेयर ऑफ हाई CO2, ठीक है। ओशन के डीप लेयर में ही आपको हाई कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, ठीक है। ओपन ओशन में नहीं मिलेगा, नीचे नीचे जब जाओगे तब मिलेगा। पहले पढ़े हैं पहले क्लास में, ठीक है। कौन सा जोन है, एबेसल जोन, एबेसल जोन, बेंथिक जोन, जहाँ पे बेंथिक ऑर्गेनिजम्स होते थे, तो वहां पे क्या होगा, डीप लेयर में हाई CO2 होगा, ठीक है। ये कंसेप्ट क्लियर। अब बात करते हैं हम ऑक्सीजन की तरफ। तो ऑक्सीजन क्या होता है कि ऑक्सीजन जो होता है वो हाई है सरफेस वाटर में, बट डिक्रीज करता है O2। देखो रिवर्स है, दोनों गैस रिवर्स है एक दूसरे के। O2 डिक्रीज करता है डेप्थ में। फिर क्या होता है कि जो गर्म पानी होता है वो क्या करता है, लेस वाटर डिजोल्व करता है एज कंपेयर टू कोल्ड, एज कंपेयर टू कोल्ड, ठीक है, कोल्ड वाटर, ठीक है। अब ये ऐसा क्यों है भाई, रीजन, फिर से आते हैं रीजन पे। तो रीजन अगर हम बोले तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो हर जगह मौजूद है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हाई मेटाबॉलिज्म शो करते हैं, कहाँ पे, वार्म वाटर में हाई मेटाबॉलिज्म शो करते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मेटाबॉलिज्म बढ़ने की वजह से क्या होता है कि वार्म वाटर में वो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन यूज करते हैं और ऑक्सीजन के लेवल को घटा देते हैं, डिक्रीजेस दी O2 लेवल। इतना आपको क्लियर है, ठीक है। आई होप कि ये जो पूरा कहानी है आपको बड़े अच्छे से समझ में आया होगा। टेक्निकल पॉइंट्स याद रखो, क्या होता है, सीक्वेंस याद रखो, क्या आता है, रीजन पता कर लो, ठीक है, क्यों ऐसा होता है सीक्वेंस में, ठीक है। और उसके बाद सैलिनिटी वगैरह याद करो और सी का सीक्वेंस याद करो। देखो 5 इंपॉर्टेंट, बेहतरीन 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको आज बता दिए हैं, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आपको ये लेक्चर बहुत बढ़िया लगा होगा। एंड अगर कोई डाउट्स है, यू शुड डायरेक्टली कमेंट इन द बॉक्स, ठीक है, ताकि मेरे को समझ में आए कि आपको ये डाउट्स है, तो वहीं पे इस चीज को क्लैरिफाई किया जा सके। ओके, हैव ए नाइस डे।